हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी डी। सो इस वीडियो के अंदर हम ई कॉमर्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है ई मनी। ई मनी को हम इलेक्ट्रॉनिक मनी या फिर डिजिटल मनी भी कहते हैं। बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि कोई भी पर्सन स्टोर कर सकता है, किसी को भेज सकता है या फिर रिसीव होती है। बट यहाँ पर एक टर्म इंक्लूड है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब ये सारे के सारे जो भी आप काम करोगे मनी के साथ, उसको स्टोर करना, उसको किसी को भेजना या फिर रिसीव करना मनी को, ये सारे डिजिटल तरीके से होंगे। सो बेसिकली हम इसको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं करेंसी की। ठीक है, जिसको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप डिजिटल करेंसी का, ई मनी का यूज करके किसी भी चीज को परचेज कर सकते हो। अगर आपको किसी को फंड देना है, पैसे देने हैं, तो आप ई मनी के थ्रू दे सकते हो। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को कंडक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको फिजिकल जो कैश होता है उसकी नीड नहीं होती, बल्कि आपके पास ऑलरेडी ई मनी के रूप में काफ़ी पैसे होते हैं, तो आप ई मनी का यूज़ करके किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन को मेड कर सकते हो, फंड को ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, सो ई मनी टिपिकली क्या हो सकती है? ई मनी आप इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसके अंदर आप ई मनी को स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि आपके स्मार्टफोन्स हो गए, कार्ड्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। कार्ड्स के अंदर आपके पैसे स्टोर रहते हैं। ठीक है, आप कार्ड का मतलब अमाउंट डालते हो, जो भी चीज़ आप डालते हो, कार्ड का नंबर डालते हो, उसे स्वाइप करते हो, तो आप इजी ट्रांजेक्शन मेड कर सकते हो। आप अपने स्मार्टफोन्स में एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखते हो, तो उसके अंदर आपके पैसे स्टोर रहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको फिजिकल कैश को कैरी करने की नीड नहीं होती। नाउ इसके टाइप्स देखते हैं। सो फर्स्ट टाइप कैन बी प्रीपेड कार्ड्स। प्रीपेड कार्ड्स बेसिकली फिजिकल या फिर वर्चुअल कार्ड्स भी होते हैं जो कि आप लोड कर सकते हो विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। यानी कि बेसिकली इसमें जो यूजर्स होते हैं जो फिजिकल कार्ड का यूज कर रहे हैं, तो उस कार्ड की हेल्प से आप कोई भी ऑनलाइन परचेज मेड कर सकते हो। कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी बिल की पेमेंट करनी है तो आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इन स्टोर ट्रांजेक्शन करनी है तो वो भी आपको कार्ड की मदद से आप इन स्टोर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मतलब बेसिकली इस कार्ड की हेल्प से आपको कहीं पर भी बैंक अकाउंट की नीड नहीं होती, एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं अपने फंड्स को लोड करना जब भी आपको ज़रूरत होती है। सेकेंड कैन बी मोबाइल वॉलेट्स। मोबाइल वॉलेट्स तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसका मतलब होता है बेसिकली जो भी आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो एंड वहाँ पर आप अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे रखते हो मोबाइल वॉलेट्स में। ठीक है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हो, जिसकी हेल्प से जो कोई भी यूज़र है जो मोबाइल वॉलेट्स का यूज़ करना चाह रहे हैं, वो कोई भी ट्रांजेक्शन को ईजिली मेड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ़ोन के अंदर जो भी एप्लीकेशंस होती है उसका यूज़ करते हुए। अब जो मोबाइल वॉलेट्स है वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और कन्वीनिएंट टू ईज़ी टू यूज़ भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनिएंट भी होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। आप कोई भी गुड्स को ईज़िली परचेज़ कर सकते हो, कोई भी सर्विसेज़ को रेंडर करना है तो आप ईज़िली मोबाइल वॉलेट की हेल्प से कर सकते हो। या आप फिज़िकल स्टोर में भी जाकर यूज़ कर सकते हो मोबाइल वॉलेट्स को, एंड ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड इज क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पर है। तो बिटकॉइन बेसिकली क्या है? एक डिजिटल करेंसीज है जो कि ऑपरेट होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसकी हेल्प से जो यूजर्स होते हैं वो अपनी ट्रांजेक्शन को मेड कर पाते हैं ग्लोबली। यानी कि आप ग्लोबली घर बैठे बैठे कोई भी ट्रांजेक्शन को मेड कर पाते हो। अगर आपको फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो वो भी आप ग्लोबली कर पाते हो। यहाँ पे कोई भी आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की नीड नहीं पड़ती। फोर्थ इज ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि पेपल हो गया, ठीक है, एंड भी कहीं भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, किसी भी यूज़र को आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है? जो यूज़र्स होते हैं उनको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स को लिंक करना पड़ता है आपको बैंक अकाउंट से, या फिर क्रेडिट कार्ड से आपको लिंक करना पड़ता है, ताकि आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सको। किसी को भी अगर आपको फंड ट्रांसफर करने, मनी ट्रांसफर करनी है तो आप वो कर सकते हो। कोई भी अगर आपको पेमेंट मेड करनी है, कुछ भी चीज़ खरीदना है तो वो आप इजीली खरीद पाओगे। एंड अगर आपको अपने बिल्स को स्प्लिट करना है या फिर आपको बिल पेमेंट करनी है तो वो भी आप कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे नीड क्या होती है? आपको अपने प्लेटफॉर्म, जो भी आप प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, उसको आपको अपने बैंक अकाउंट से या फिर क्रेडिट कार्ड से लिंक करना होता है। फिफ्थ वन इज बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? बैंक ट्रांसफर का मतलब है जब आप अपने फंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। ठीक है, अब ये जो मेथड है कॉमनली तब यूज होता है सैलरी डिपॉजिट करने के लिए। अगर आपको सैलरी मिल रही है एंड आपकी जो कंपनी है वो सैलरी डिपॉजिट करना चाह रही है आपके बैंक अकाउंट में, तो कंपनी क्या करती है? बैंक अकाउंट ट्रांसफर आपका कर देती है। अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो वो भी आप बैंक ट्रांसफर से कर सकते हो, चेक वेक देकर बिल पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मनी ट्रांसफर करनी है
है बिटवीन इंडिविजुअल। अगर आपको अपने मान लेते हैं कि सेम मान लेते हैं कि आपके डैड को आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो वो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आपके अकाउंट में मनी दे सकते हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र भी सिक्योर होते हैं एंड कोई भी लार्जर ट्रांज़ैक्शंस के अगर आपको बड़ी-बड़ी ट्रांज़ैक्शंस करनी होती है पैसों की, तो उसके लिए बैंक ट्रांसफ़र का जनरली यूज़ करा जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, यानी कि इसकी हेल्प से जो यूज़र्स होते हैं वो कोई भी ट्रांज़ैक्शन को ईज़िली मेक कर पाते हैं। बस यहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने कार्ड जो उनके पास होता है उसको टैप करना होता है, या जो स्मार्टफ़ोन्स में कॉन्टैक्टलेस इनेबल्ड टर्मिनल होता है उसका यूज़ करके वो कोई भी ट्रांज़ैक्शन को मेक कर सकते हैं। ये जो मेथड होता है काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट भी होता है, कन्वीनिएंट भी होता है, ईज़ी टू यूज़ भी होता है, सिक्योर भी मेथड होता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी मेथड है अगर आपको कोई भी स्मॉल परचेज़ेज़ करनी है स्टोर के अंदर। तो आप इस मेथड का यूज़ करके कोई भी पेमेंट को मेड कर सकते हो। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो कुछ चीज़ को खाने के लिए, सर्विस को रेंडर करने के लिए, तो आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनिएंट, ईज़ी और फास्ट भी है। नाउ इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज कैन बी कन्वीनियंस, यानी कि मैंने हर टाइप में बोला कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ है। तो ई मनी काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ होती है। इससे जो यूज़र्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी अपनी ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र को कोई भी फिजिकल कैश को कैरी करने की नीड नहीं होती, कोई भी ज़रूरत नहीं होती आपको फिजिकल कैश को कैरी करने की, ठीक है। अब जो यूज़र्स होते हैं वो अपनी पेमेंट को कहीं पर भी एनी टाइम एनी वेयर मेड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स का यूज़ कर या कंप्यूटर्स का यूज़ कर स्मार्टफ़ोन में जो एप्लीकेशंस होती है उसको यूज़ करके आप पेमेंट मेड कर सकते हो। सेकंड इज़ सिक्योरिटी। ई-मनी जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो प्रोटेक्टेड होती हैं, उसमें सिक्योरिटी इनेबल्ड होती है, सिक्योरिटी मेजर्स लगा रखे होते हैं कंपनी ने, जिससे जो रिस्क होता है थेफ्ट होने का या फिर फ्रॉड हो जाने का आपके साथ, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है? एंड यहाँ पर आपको कोई भी कैश को कैरी करने की भी नीड नहीं होती। एडिशनली यहाँ पर एक और बात है कि काफ़ी सारे जो ई-मनी सिस्टम्स हैं, वो अलग-अलग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो ऑथेंटिकेशन देते हैं ताकि जो सिक्योरिटी है, वो एनहांस हो जाए फॉर द यूज़र पर्पस। थर्ड विल बी एक्सेसिबल, यानी कि जो ई मनी है वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज टू द यूजर्स, टू द इंडिविजुअल्स को। एंड ऐसे इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करने का कोई भी मतलब वो एक्सेस ही नहीं कर सकते ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। एंड इससे जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है जिनके पास बैंकिंग ही नहीं है, जो बैंकिंग को यूज़ नहीं कर सकते, वो भी डिजिटल इकोनॉमी का पार्टिसिपेट कर पाते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को मेक कर पाते हैं। फोर्थ इज कॉस्ट इफेक्टिव। जो ई मनी ट्रांजेक्शन है वो टिपिकली चीपर होता है, काफ़ी ज़्यादा ईजियर भी होता है, सस्ता भी होता है ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड के थ्रू। इससे जो यूज़र्स होते हैं वो फ़ीस को अवॉइड कर सकते हैं, जो भी उन्हें फ़ीस लगती थी पेपर चेक्स को करने के लिए, वायर ट्रांसफ़र करने के लिए, एटीएम विड्रॉवल्स निकालने के लिए उन्हें कोई एडिशनल फ़ीस लगती है, ठीक है। तो अब जब आप कभी भी पेपर चेक्स करते हो तो उसमें आपको क्या करना होता है, चेक बुकलेट को खरीदने के लिए आपको पैसे देने होते हैं, एटीएम में विड्रॉवल्स करने के लिए भी आपकी फ़ीस लगती है। तो आप क्या कर रहे हो, ये सारे जो भी एडिशनल चार्जेस हैं, उसको अवॉइड कर सकते हो ई मनी का यूज़ करते हुए एंड अपनी ट्रांज़ैक्शन को ईज़िली मेड कर सकते हो। फिफ्थ एडवांटेज कैन बी स्पीड। जो ई मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जल्दी से हो जाती है, इंस्टेंट हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शन को मेड कर सकते हो, क्विक पेमेंट्स मेड कर सकते हो, फंड को ईजिली ट्रांसफ़र कर पाते हो। जो इसकी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। अगर आपको कोई भी अर्जेंट पेमेंट को मेड करना है, तो अगर आप ई मनी का यूज़ करके अपनी पेमेंट को पेड कर रहे हो, तो आपको इस बात की गारंटी है कि वो जो पेमेंट है वो ईज़ी टू मतलब जल्दी से हो जाएगी, स्पीड में हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को मेड करना है, तो वो वहाँ पर भी आपकी गारंटी होती है कि अगर आपको कोई भी अर्जेंट पेमेंट करनी है तो आप ई मनी का यूज़ कर सकते हो। Now let's see disadvantages of e-money. So first disadvantage can be security risk, यानी कि अगर हम सिक्योरिटी मेजर्स को डिस्पाइट करें तो जो ई मनी सिस्टम्स है उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिस्क तो रहता है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वेबसाइट के अंदर साइबर अटैक हो जाए, हैक हो जाए सिस्टम, ठीक है। एंड हैकिंग अटैम्प्ट्स को ट्राई करा जाए तो इससे जो यूजर्स की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थेफ्ट आइडेंटिफाई हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। सेकेंड विल बी डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ई मनी होती है वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप यूज़ कर रहे हो एंड आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तभी आप ई मनी ट्रांसफ़र कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिच आने के भी चांसेस होते हैं। पावर फेलियर्स अगर आपको हो रहा है तो आपकी ई मनी सर्विसेज डिस्टर्ब हो जाएगी एंड वो आगे फर्दर नहीं हो पाएगी, ठीक है। जिससे जो यूज़र्स होता है वो ई मनी ट्रांजेक्शन को आगे मेड नहीं
कर पाएगा अगर वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्ट नहीं है। अगर टेक्निकल ग्लिच आ गया, पावर फेलियर हो गया या सिस्टम आउटेज हो गया। थर्ड इज़ लिमिटेड एक्सेप्टेंस, यानी कि जो सारे मर्चेंट्स होते हैं एंड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमेशा ही ई मनी पेमेंट को अटेम्प्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। स्पेशली रूरल एरिया के अंदर या फिर जो लेस डेवलप्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे ई मनी अभी भी नहीं आया, वहाँ पे ई मनी नहीं चलता। तो ये एक लिमिटेशन है कि आपके पास कहीं न कहीं ई मनी को यूज़ करने की जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो लग जाती हैं एंड आप कुछ सर्टेन ट्रांज़ैक्शंस को मेड करने के लिए या फिर कुछ परचेज़ेज़ को मेड करने के लिए, कुछ सर्टेन परचेज़ेज़ को खरीदने के लिए आप ई मनी का यूज़ कर पाते हो। फोर्थ विल बी प्राइवेसी कंसर्न, यानी कि जो ई मनी ट्रांजैक्शंस हैं वो कहीं न कहीं यूज़र की स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक करता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है, जिससे जो प्राइवेसी कंसर्न होता है वो रेज़ होता है एंड यहाँ पे कहीं न कहीं जो यूज़र्स हैं उनको अनकंफर्टेबल भी फ़ील होता है, क्योंकि जो डेटा लेवल का कलेक्शन है, जो भी इन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली है वो स्टील होने के चांसेस होते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट डिसएडवांटेज विल बी रेगुलेटरी चैलेंजेस। जो ई मनी सिस्टम है वो रेगुलेशंस को चैलेंज करना पड़ता है उसको, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे आपको हमेशा अपनी आई रखनी पड़ती है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है ई मनी का यूज़ करते हुए, ठीक है। जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको आपको फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हो गए या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस होगी। तो आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है ई मनी प्रोवाइडर्स को, जो भी ई मनी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान में रखते हुए वो ई मनी सिस्टम को अपग्रेड करें, उसी के अकॉर्डिंग वो ई मनी सिस्टम को बनाएं। और जो यूजर्स होते हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ता है ई मनी सिस्टम का यूज करते हुए।